Hi everyone, welcome to Magnet Brains हिंदी मीडियम. This is your English educator पलक रखियानी. इस सेशन में हम बात करेंगे लेसन 7 यानी क्लास 10th इंग्लिश का लेसन 7 द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर का ग्रामर सेक्शन. यानी इससे प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं इस लेसन का एक्सप्लेनेशन और तो और क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कवर कर दिए थे. इस पर्टिकुलर वीडियो में आपकी जो बुक है उसमें से आपको जो ग्रामर सेक्शन दिया गया है हम पूरे ग्रामर सेक्शन के आंसर्स आपको करवाएंगे. तो अपनी बुक खोल के बैठो एंड वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है 7 से लेकर 12th क्लास तक बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन. एंड इवन यहाँ पे आपको मिलती हैं बुक्स एंड ई बुक्स भी. तो उन्हें अवेल करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है. डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप एक फॉर्म को गाइड होंगे भाई. अब उस फॉर्म पे आपको कुछ छोटी मोटी डिटेल्स मांगेंगे कि आपका नेम क्या है, आपको कौन सी बुक चाहिए, वो फिल करना, फॉर्म को सबमिट करना. देन हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी. सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. अगेन ग्रामर सेक्शन में हमेशा कहती हूँ यार, व्याकरण यानी कोई भी लैंग्वेज हो तो उसका मेन पार्ट होता है भाई ग्रामर, क्योंकि वो एक बेस बिल्डअप होता है. सो अगेन हम जो है पूरी बुक की ग्रामर इधर कवर करेंगे. अब क्या करना है आपको, एक चीज़ ध्यान में रखो, यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगी तो सही ग्रामर, बट स्टिल आप कोशिश ये करो कि आप पहले खुद से सॉल्व करके रखो. ठीक है, उसके बाद आपके लिए कितने बेनिफिट्स हैं यार, ये वीडियो पॉज करके आप सॉल्व भी कर सकते हो एंड देन कंटिन्यू करके देख सकते हो. क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको सीधे बता दूंगी ना तो आप उस चीज़ को याद कर लोगे और नेक्स्ट टाइम जब सॉल्व करने का आएगा तो भूल जाना. अपनी ट्राई करो एंड देन देखो कि कौन सी मिस्टेक्स आपसे रिपीटेडली हो रही हैं. सो लेट्स बिगिन विद वर्ड स्टडी. यहाँ पे वर्ड स्टडी आता है. करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. नाउ यू हैव बीन गिवन अ फ्यू वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स आर ऑलरेडी फ्रॉम द लेसन. जो चैप्टर अपन ने पढ़ा है यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, बहुत ही बेहतरीन लेसन था, पता है इंडिया के कल्चर के ऊपर था. तो उसी में से बेटा कुछ वर्ड्स लिए हैं और इनकी स्पेलिंग को तोड़ मोड़ के रख दिया है. तो आपको समझना है कि वो वर्ड क्या कहना चाह रहा है और स्पेलिंग को करेक्ट करना है. सो वेरी सिंपल. अगेन स्पेलिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं तो आप प्रैक्टिस किया करो इन सब की. चलो भाई, पहला वर्ड मैं देख के समझ पा रही हूँ कि ये इन्फ्यूजन कहना चाह रहे हैं. इन्फ्यूजन लिख दिया है इन्होंने, तो एक आई खा चुके हैं बेटा. इस आई को आप लगा दो. कैसे हो जाएगी स्पेलिंग? इनफ्यूजन. INFUSION. इन्फ्यूजन है ना. कभी कभार देख के वर्ड लगता है हाँ सही तो है, बट नहीं, करेक्ट स्पेलिंग क्या है? इन्फ्यूजन. अब एटीट्यूड. एटीट्यूड देखोगे बोलोगे सही है, लेकिन जिसको करेक्ट स्पेलिंग पता है वो बताएगा कि यार एक टी फिर से खा गए, इनको शायद काफ़ी भूख लगी थी तो ये एक टी और खा गए. एटीट्यूड की स्पेलिंग रहेगी ATTITUDE. राइटिंग समझ आ रही है कि नहीं? मैं थोड़ा और सुंदर तरीके से लिख देते हैं भाई, नहीं तो ऐसा नहीं गलत समझ जाओ, मैं तभी पढ़ के भी बता रही हूँ, है ना. इन्फ्यूजन की स्पेलिंग ये है. एटीट्यूड की डबल टी है ना, डबल टी, फिर क्या है? ITUDE. एटीट्यूड. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ फर्वेंट. ये वर्ड हम ऑलरेडी लेसन में समझ चुके हैं. FER बेटा करेक्ट स्पेलिंग है VENT, है ना. VANT नहीं है, VENT है. फर्वेंट बेसिकली बहुत ही एंथुजियास्टिक जो होते हैं. अब यहाँ पे एक्सेप्शन लिखना चाह रहे हैं, ये डबल सी नहीं है. यहाँ एक्सेप्शन की स्पेलिंग क्या होती है? EXCEPTION. तो एवरीथिंग इज करेक्ट, इट्स जस्ट इन्होंने डबल सी लगा दिया, यहाँ EX आना चाहिए. ऑल क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज कंसेप्ट. अब कंसेप्ट जब आप पढ़ोगे तो बिल्कुल सही प्रोनाउंस करोगे, लेकिन इफ यू नो द करेक्ट स्पेलिंग देन हियर इज नो S, इट इज C. CONCEPT. कंसेप्ट की स्पेलिंग में कोई भी S नहीं आएगा, दोनों C आएंगे. ये बिल्कुल याद रखना है अपन को. ठीक है, देखो जहां जहां गलतियां हैं वहां मैंने मार्क भी किया है. चलिए नेक्स्ट आ जाओ वायलेंट. अब वायलेंट लिखना चाह रहे हैं, लेकिन ये VIOLANT. यहाँ कोई वर्ड मानती हूँ खाया नहीं है, लेकिन जंबल कर दिया है. VOI नहीं, VIOLENT. वायलेंट. नेक्स्ट इज लेंथ. अब लेंथ की स्पेलिंग ये जो है कैसे रहेगी? LENGTH. दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लेंथ. कितने बेसिक वर्ड्स हैं, हम बहुत पहले से सीखते आते हैं, लेकिन कभी कभार यही गलत कर देते हैं. तो याद रखना लेंथ में जो है लास्ट में ये TH है. अब नेक्स्ट आता है टेक्सचर. अब टेक्सचर ऐसे देख के पढ़ोगे तो बोलोगे सही है ना. जो बच्चा ढंग से इंग्लिश नहीं जानता है वो कहेगा सही है. अरे भाई मैं मानती हूँ देख के पढ़ने में सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश द स्पेलिंग ऑफ टेक्सचर इज TEX. यहाँ K की जगह आएगा X, यानी KS आने की तो ज़रूरत ही नहीं है. TEXTURE. वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्ड, आपके लेसन में भी था टेक्सचर. चलो सोसाइटी. सोसाइटी में अगेन भूख लगी थी खा गई, ये एक वर्ड.
SOCIETY, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सोसाइटी। उम्मीद करती हूँ कि आपने खुद से जब सॉल्व किया हो तो यही स्पेलिंग लिखी हो, ठीक है। मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद उस चीज को सॉल्व करके रखोगे। ऑलराइट, नोटेड। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या दिया है? आगे दिया है मार्क द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द लेसन। आपको जो है लेसन से कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे टॉलरेट वर्ड है, उसका क्या हो गया? टॉलरेशन। सिविलाइज वर्ड है, इसका क्या बना दिया हमने? सिविलाइजेशन। इन्फ्यूज वर्ड है, नाउन है, इसका हमने क्या बना दिया? इन्फ्यूजन। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है बेटा? सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? किसी भी वर्ड के बाद में अगर हम कुछ लगाते हैं, दैट इज सफिक्स, बाद में। जैसे देखो यहाँ ऑर्गेनाइज है, मैंने इसके आगे लगाया TION, तो दिस बिकम्स ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी फॉर यू। व्हाट यू नीड टू डू, मेक 10 वर्ड्स यूजिंग द सफिक्स ION। आपको बेटा सफिक्स यूज करना है ION, और इससे आपको जो है 10 वर्ड बनाने हैं। ION ले सकते हो, या फिर एग्जैक्टली आप TION लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। जैसे ऑर्गेनाइज में आपको ऑर्गेनाइजेशन, अब T लगाना ही पड़ा ION उसको बनाने के लिए। तो अगेन ये एक्टिविटी मैंने ऑल्दो इसमें वर्ड्स लिखे नहीं हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से 10 वर्ड्स लिखो। कुछ वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 5 वर्ड्स, अच्छा चलो ऐसा डन करते हैं कि 5 वर्ड जो है पलक मैम आपको बताएंगी, और बाकी 5 वर्ड्स आप मुझे कहाँ बताओगे? कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में मुझे 5 वर्ड्स बताना अपार्ट फ्रॉम दीज वर्ड्स। यही नहीं पलक मैम ने बताया, वही वर्ड छाप दिए, है ना। अपार्ट फ्रॉम दीज वर्ड्स आप 5 वर्ड्स मुझे बताओ ION के। चलो भाई, अब हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखते हैं। मैं यहाँ वर्ड्स लिख रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे जल्दी से वर्ड्स बताओ। 5 वर्ड्स कोई भी ले सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं सिंपली से स्टार्ट करती हूँ, मुझे मैथ्स याद आ रही है ना, मुझे मैथ्स काफ़ी याद आ रही है, तो मैं मैथ्स से बिगिन करती हूँ। पहला वर्ड मैंने ले लिया एडिशन। देखो कितना सिंपल कर दिया मैंने, है सारे लिख दूँ मैं। एडिशन हो गया। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं परफेक्शन। यस, वी शुड ट्राई टू बी परफेक्ट इन अ वर्क, तो परफेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या ले लेते हैं? कलेक्शन। काफ़ी लोगों को कलेक्शन का शौक होता है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स का, सो कलेक्शन ले लिया। नेक्स्ट communication. Communication is the key and we are learning English. Okay. Next word हम ले लेते हैं affection. affection यानी किसी से affected रहना, या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा जो है love and affection देना। So these are my 5 words। ऐसे ही यार मैंने सोच के डाल दिए कुछ भी। आपके लिए होमवर्क क्या है? आपको मुझे बताने हैं 5 words कमेंट सेक्शन में, ठीक है भाई। 5 वर्ड्स बताने हैं एंडिंग विद द सफिक्स ION। काफ़ी सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए मैं वहीं पे आके चेक करूंगी कमेंट सेक्शन में। अभी आगे बढ़ते हैं, आओ। अब नेक्स्ट क्या है? फाइंड आउट फ्रॉम द लेसन words the meaning of which have been given on the left hand side, the last part of each word is given on the right hand side. Now again आपको लेसन के ही थ्रू, तो मैं कहती हूँ यार जितना है लेसन को, ठीक है, मैंने भी पढ़ाया, मेरे साथ भी पढ़ो, एंड खुद से भी यू नीड टू रीड द लेसन अगेन एंड अगेन सो दैट यू आर फेमिलियर विद द वर्ड्स, एंड स्पेशली दोज वर्ड्स जो आपको लगते हैं कि इस लेसन के हिसाब से काफ़ी नए हैं या थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। सो दीज आर द वर्ड्स गिवन। आपको क्या दिया है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना आपको मीनिंग दिया गया है, मतलब, और वो सेम मतलब का कौन सा वर्ड आपके लेसन में है वो आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, आपके लिए इतना इन्होंने जो है ना बेनिफिट किया है कि इन्होंने वर्ड का आखिरी कुछ अक्षर लिख दिए हैं। जैसे मान लो ये वर्ड कुछ बिगिन करता होगा कुछ वर्ड से, और इसके देखो आखिरी के कुछ लेटर्स दे दिए। सो क्वाइट इजी इट इज। शुरुआत करते हैं, आप खुद से ढूंढ के रखना एंड देन इन सोल्यूशन को देखना। चलो, नंबर 1, अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड यानी क्या? वो लोग जो बिल्कुल भी सभ्य नहीं होते हैं ना, बिल्कुल जंगली, उनको रहन सहन नहीं आता है। तो ये वर्ड आपके लेसन में से लिया गया है। ऐसा कौन सा वर्ड जिसका मीनिंग है अनसिविलाइज? तो डैश दिया है और RIAN है। याद करिए, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, जब जो है इंडिया हमारे लैंड पे आए थे आर्यंस वगैरह, तब हमारा लैंड कैसा था? अनसिविलाइज। तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया था? बारबेरियन। तो यहाँ पे आपको RAIN दिया है, आपको सिर्फ आगे का स्पेलिंग लगाना है, BARBARIAN, बारबेरियन। बारबेरियन का मतलब होता है अनसिविलाइज। तो आई होप एक से समझ गए होगे कैसे सॉल्व करना है। आगे आ जाओ। लार्ज केटल, एक बॉयलर नहीं होता है, केटल जैसे कहते हैं, तो उसका वर्ड क्या दिया गया था लेसन में? दैट वाज गिवन कॉल्ड्रॉन। तो कॉल्ड्रॉन में यहाँ पे आपका आ जाएगा CAUL और ये आ जाएगा DRON। क्लियर है भाई? ये क्या आ जाएगा? कॉल्ड्रॉन आ जाएगा, CAUL DRON। चलो नेक्स्ट आ जाओ। थर्ड इज
स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के लिए अभी हमने एक वर्ड देख लिया था, दैट वाज बेसिकली टेक्सचर, तो TEXTURE। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ट्विस्टेड थ्रेड्स मेकिंग अ फैब्रिक, ट्विस्टेड थ्रेड जिससे एक फैब्रिक बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रैंड्स कहते हैं, तो STRANDS। नेक्स्ट इज ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का ऐसे खिलना जैसे कहते हैं ना, तो उसके लिए काफ़ी शानदार वर्ड था, उसका नाम था एफ्लोरेसेंस, तो EFFLORE, और ऐसे ये जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका स्पेलिंग। नेक्स्ट आ जाओ, ट्राइब्स दैट कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो ट्राइब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है उन्हें कहते हैं हम होडीज, तो HORDES। क्लियर है बिल्कुल। चलो आगे आते हैं, क्या दिया है भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये, विद द वर्ड्स गिवन बिलो, और आपके लिए इतना कर दिया है कि उन्होंने बॉक्स में वर्ड्स दे दिए गए हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं, 5 सेंटेंसेस हैं, इन्हें प्लेस कर दो अकॉर्डिंग टू द लेसन जो हमने पढ़ा है। नंबर 1, द प्री आर्यंस बिल्ट अप अ न्यू डैश, प्री आर्यंस यानी आर्यन से पहले जो आए थे उन्होंने क्या नया बिल्डअप किया, नया सिविलाइजेशन, नई सभ्यता। Number 2, we find the dash unity of spirit in Indian culture. We find a remarkable unity. Remarkable यानी क्या, ऐसी चीज जो बिल्कुल प्रशंसनीय है, बाकियों से अलग मार्क करती है उन्हें। ओके, नंबर 3 आ जाओ, the vitality of Indian culture is equally amazing. Indian culture की जो vitality है वो बहुत ही amazing है। Number 4, Indian social custom is a dash of many different streams and elements. इंडिया का जो सोशल कस्टम है, इट इज़ अ ब्लेंड, ब्लेंड यानी मिक्सचर है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो संस्कृति है वो कोई एक वर्ड से मिली है, बहुत सारी चीज़ें यानी लैंग्वेज, आर्ट, आप डांस फॉर्म्स ले लो, बहुत सारी चीज़ें मिलके जो है हमारा कल्चर बनाती हैं। कल्चर इज़ द डैश ऑफ सिविलाइजेशन, कल्चर इज़ द एफ्लोरेंस, अभी पीछे वो वर्ड हमने देखा था एफ्लोरेंस यानी जैसे फूल का खिलना, तो संस्कृति जो है सभ्यता की एक बहुत ही बेहतरीन जैसे फूल खिला है। क्लियर है, तो काफ़ी इजी था ये अगर लेसन अच्छे से पढ़ा है तो। ओके, कमिंग फॉरवर्ड टू फ्रेजेस, नाउ यहाँ आती है अच्छी खासी कहानी भाई। अब आपको जो है लेसन में काफ़ी फ्रेजेस देखने को मिले हैं, सो व्हाट यू नीड टू डू, रीड द लेसन केयरफुली एंड फाइंड आउट द सेंटेंसेस इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड। तो आपको लेसन के अंदर से ही ये फ्रेजेस दिख रहे हैं भाई, अ ब्लेंड ऑफ, ऑन द अदर हैंड, इनफैक्ट आपको ये ढूंढना है लेसन में ये कहाँ पे है फ्रेजेस, एंड देन उस लाइन को यहाँ पे आके लिख देना है, तो इट्स जस्ट आपकी जो है लेसन रीडिंग अच्छी हो जाएगी। नंबर 1, अ ब्लेंड ऑफ, अ ब्लेंड ऑफ यानी अभी पीछे देखा था हमने एक मिक्सचर, ब्लेंड यानी मिक्सचर, तो ये लाइन कहाँ यूज करी गई थी वो मैंने लिख दी है, वट एवर इज इंडियन, वेदर इट बी एन आइडिया, अ वर्ड, अ फॉर्म ऑफ आर्ट, अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और अ सोशल कस्टम, इट इज अ ब्लेंड ऑफ मेनी स्ट्रेन्स। ओके, नंबर 2, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी ही साइड पे, दूसरी बात करें तो ये वर्ड कहाँ यूज किया था, इन इंडिया, ऑन द अदर हैंड, इवन द कैजुअल टूरिस्ट हैज ऑब्जर्व्ड अ कल्चर। नंबर 3, इन फैक्ट, तो इन फैक्ट इट इज दिस अंडरलाइंग यूनिटी विच इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। कुछ मेहनत नहीं करनी है आपको ये भी नहीं कहा है कि खुद से सेंटेंसेस बनाओ, आपको कहा है कि फ्रेजेस देखो, बुक में ढूंढो और उस लाइन को लिख दो, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो नंबर 4, एट टाइम्स यानी कभी कभी, सो देयर द डिफरेंस इन क्वालिटी बिटवीन द मासेस एंड द क्लासेस इज एट टाइम्स सो ग्रेट दैट इट हैज शेकन द फेथ ऑफ मोस्ट ऑफ द फर्वेंट ऑफ डेमोक्रेट्स। ओके, तो ये हम ऑलरेडी पूरा लेसन में एक्सप्लेनेशन समझ चुके हैं, तो यहाँ अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो लेसन का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना। नंबर 5, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ यानी इसके होने के बावजूद भी ऐसा, इन स्पाइट ऑफ, in spite of this derivation from many sources and the consequent variety of forms and types. Number 6, on the contrary यानी दूसरी साइड पे, दूसरी बात करें अगर हम, so on the contrary, a steady growth and extension of culture which has gradually permeated every class and section of society. So quite simple it is, कोशिश करना कि इन phrases से आप खुद से भी कुछ sentence बना पाएं। चलिए, नाउ बिगिनिंग विद द एक्चुअल ग्रामर, अब आती है सही वाली, जिस ग्रामर की हम व्याकरण की बात करें तो आपके इस लेसन में जो ग्रामर दी है दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसे मुझे बिल्कुल श्योर नहीं है बट आई थिंक हिंदी में इसे सक्रिय और निष्क्रिय आवाज भी कहते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सो यू कैन टेक द रेफरेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं ये वाली ग्रामर बहुत स्कोरिंग है, तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो। एक्सरसाइज 1 क्या करना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन केयरफुली। तो 2 सेंटेंस दिए हैं, पहले इन्हें देखो। द आर्यंस वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स, आर्यंस को
इंडिया का सबसे पुराने जो है इन्वेडर्स कहा जाता है, माना जाता है। नंबर 2, द लेंथ ऑफ इंडियाज हिस्ट्री आर हार्डली रिपीटेड एनीवेयर। इंडिया का जो इतिहास है वो जितना लंबा है ना, इतना लंबा इतिहास कहीं किसी का शायद नहीं है। So you see in these passive sentences that the agent is not mentioned because the agent is either unknown or it is too obvious. It is not a necessary piece of information. आप सोच रहे हो मैम कौन से एजेंट की बात कर रहे हैं, कौन सा एजेंट विनोद आया है यहाँ पे। तो एजेंट से इनका कहने का मतलब क्या है, देखो एक चीज़ हमेशा बताती हूँ मैम, whenever we are learning grammar, तो ग्रामर में आपको यूजुअली रूल्स बताते हैं, लेकिन होता क्या है, रूल्स से काफ़ी चीज़ें कम समझ आती हैं जितनी ज़्यादा हमें एग्जाम्पल से समझ आएंगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी, आपने 2 लाइन तो पढ़ ली है ना, अब आगे आओ। देखो एजेंट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आप इधर से समझो। देखो इन पटना द ट्रैफिक इज कंट्रोल्ड बाय द पुलिस। देखो यहाँ पे बाय द पुलिस आया, आपको पिछले सेंटेंस में सिर्फ इतना था कि द ट्रैफिक इज कंट्रोल्ड इन पटना, ठीक है, लेकिन एजेंट यानी किसके द्वारा कंट्रोल किया, यानी ये जो बाय वर्ड आता है उसके आगे जो इंसान या कोई भी इंस्टीट्यूट आए, दैट इज बेसिकली द एजेंट। तो पटना में ट्रैफिक किससे कंट्रोल किया जाता है, बाय द पुलिस। नंबर 2, इंग्लिश इज टॉट इन आवर स्कूल बाय मिस्टर सिन्हा। देखो तो इन दीज सेंटेंसेस एजेंट मेंशन है ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आपको आई थिंक समझ आया कि पीछे जो मैंने बताए थे सेंटेंस उसमें एजेंट नहीं था। देखो अब मैं पीछे वाला फिर से पढ़ाऊं। द आर्यंस वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स, खत्म, बाय नहीं लिखा है यहाँ पे कि बाय दिस बाय दैट। दूसरा देखो लेंथ ऑफ इंडियाज हिस्ट्री आर हार्डली रिपीटेड एल्सवेयर, बाय नहीं लिखा क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। तो दिस बेसिकली बिकम्स ये पैसिव टाइप के सेंटेंसेस हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे इन्हें सॉल्व करना है। देखो क्लियर है, कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि जिससे आप जो है कभी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना हो या पैसिव से एक्टिव में बदलना हो तो गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 1 देखो, बुक की ही दी है आपकी। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, यानी आपको एक्टिव में दिया है, आपको पैसिव में बदलना है। पैसिव का बेसिकली क्या मतलब होता है, देखो जैसे फर्स्ट सेंटेंस है पीपल लव्ड गांधी जी, लोग किसको प्यार करते थे, गांधी जी को बहुत ही प्यार करते थे। अब आपको इसमें चेंज क्या कर देना है, जो आपको बाद में वर्ड दिया गया है, जैसे यहाँ क्या दिया गया है, गांधी जी, यहाँ पे क्या दिया है, गांधी जी, तो आपको इस ऑब्जेक्ट को लेके डाल देना है मेन फोकस पे। पीपल लव्ड गांधी जी, तो सिंपली क्या करो बेटा, गांधी जी को पहले लिख दो। सिंपली क्या करो, गांधी जी, यानी जो दूसरा पर्सन आया है या दूसरा कोई भी, मैं पर्सन बोलूं, इंस्टीट्यूट बोलूं, सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल बता रही हूँ, है ना, क्योंकि अगर मैं टर्म्स यूज करूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी पहले इतना समझो, क्या बोला मैंने, गांधी जी आए, पीपल लव्ड गांधी जी, दूसरा कौन है, गांधी जी है, तो गांधी जी को पहले ले लो, गांधी जी। अब हम क्या करेंगे, उन्हें कौन प्यार करते थे, लोग प्यार करते थे, तो यहां जब हम पैसिव में बदलेंगे ना तो बाय वर्ड का यूज किया जाएगा। जैसे देखो ये कैसा बन जाएगा, गांधी जी वॉज लव्ड बाय पीपल, तो यहां पे हमने जो है एजेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है। समझ आया कि नहीं। अब जैसे दूसरा वाला सेंटेंस देखो, पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड, तो पहला कौन दिख रहा है आपको, पुलिस, दूसरा, अच्छा अब पलक में हमने कह दिया कि आखिरी को उठा के पहले को, अब बेटा रेड हैंडेड को मत उठा के रख देना, मैं जो है नाउन की बात कर रही हूँ। यहाँ दूसरा कौन है, द थीफ, द थीफ है ना भाई, एक पुलिस है एक थीफ है। तो अब जब इस सेंटेंस में दिया है पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड, यू टेक द थीफ पहले, द थीफ को पहले ले आओ, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस रेड हैंडेड। देखो ऐसा ही है, द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस, या फिर पहले भी बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस रेड हैंडेड, या फिर द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस। समझ आई कि नहीं कहानी। थर्ड वाला कैसे करेंगे आप सॉल्व, आया, क्लियर हुआ। थीव्स टुक अवे ऑल द मनी, ऑल द मनी वाज टेकन अवे बाय द थीव्स। देखो टुक अवे को हमने कैसे टेंस इसका चेंज किया है, टेकन अवे में, टुक अवे का क्या हो गया, टेकन अवे बाय द थीव्स। तो आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, पैटर्न बाय लग रहा है यहाँ पे, यानी एजेंट को इंट्रोड्यूस हमने बिल्कुल कर दिया है। समवन स्टोल माय वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, माय वॉच वॉज स्टोलन, है ना, माय वॉच वॉज स्टोलन। अब यहाँ पे आप आगे बाय समवन भी कर सकते हो, ठीक है, माय वॉच वॉज स्टोलन बाय समवन, ठीक है। चलिए फिफ्थ आ जाओ, पीपल थिंक दैट द अर्थ इज राउंड, लोगों को लगता है अर्थ जो है गोल है। इट इज थॉट बाय पीपल दैट द अर्थ इज राउंड, इट इज थॉट बाय पीपल दैट द अर्थ इज राउंड, नोटेड। चलो
आगे आओ, sentences with two objects. Read the following sentences carefully. Number 1, I gave the boy a pen. Tom gave me the money. When sentences with two objects in active voice are changed into their passive equivalents, either object may become the subject of the verb in the passive sentences. However, the direct object is usually preferred as the subject of the passive sentence. अब क्या कहना चाह रहे हैं समझो यहाँ पे आपको बात कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स की। मैंने तभी कहा मैं ये रूल चाहे लिख भी दूं नोट, मैं पढ़ भी लूं, समझ तभी आएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना पैसिव फॉर्म में होगा क्या कहानी। पहले तो तुम इन दो सेंटेंसेस को थोड़ा देखो ध्यान से, बुक में भी दिए हैं ना। आई गेव द बॉय अ पेन, मैंने लड़के को एक पेन दी, ये क्या है, एक्टिव है। पैसिव में कैसे बदलेंगे, द बॉय वॉज गिवन अ पेन बाय मी। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, यहाँ पे बेटा एक आई भी आ रहा है ना, ये तो अपना मेन सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे द बॉय भी है और द पेन भी है। अब दो ऑब्जेक्ट आ गए यहाँ पे, तो हमने क्या किया, द बॉय को उठा लिया और उसे हमने कैसे डाल दिया, फर्स्ट वर्ड पे। देखो द बॉय वॉज गिवन अ पेन बाय मी, और ये याद तो विधि का विधान हमें याद रखना है क्या, जब भी पैसिव लिखो बाय आएगा ही, जब भी पैसिव में कन्वर्ट करो बाय आएगा ही। सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, ठीक है। ये रूल्स वगैरह ठीक है, रूल्स वगैरह साइड में रखो, रूल्स जब जरूरी होते हैं तब लर्न किया करो। तब तक व्हाट यू नीड टू नो द पैटर्न। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आप जो है बिल्कुल फेमिलियर होते जाओगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है मैम ग्रामर पढ़ें कैसे, क्योंकि ग्रामर में करते क्या हो, थ्योरी पढ़ते रहते हो। देखो प्रैक्टिकल में ये नहीं कह रही कि रूल्स नहीं आने चाहिए, लेकिन रूल्स तब आएंगे जब आपको बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश में जो है आपको बिल्कुल ही मास्टर्स करना है, देन यू गो इनटू दैट, है ना, इफ़ यू आर एक्चुअली ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश इन योर बैचलर्स और योर मास्टर्स। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है यार, हमको ग्रामर समझनी है, हमको बेसिक्स ही नहीं आ रहे हैं, तो आप कोशिश क्या किया करो, क्वेश्चंस लगाओ। जैसे मैथ्स में बोलते हैं ना, मैथ्स कैसे आएगी, मैथ्स की तुम बुक देखो बैठ के पढ़ोगे क्या, या मैथ्स की बुक के साथ एक पेन रखते हो एंड देन यू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो इट्स सिमिलरली विद इंग्लिश ग्रामर, है ना, इंग्लिश ग्रामर में भी यही कहानी है, तुम जितना अप्लाई करोगे उतना तुमको आता जाएगा। बाकी रूल्स का क्या है, रूल्स तो मैं ज़रूर समझाऊंगी, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं खुद बता रही हूँ जैसे मैंने समझा है कि आप सॉल्व करो क्वेश्चन उतना बनेगा, ठीक है। अब पहला वाला समझ आया, दूसरा देखो बेटा, टॉम गेव मी द मनी, टॉम ने मुझे क्या दिया, पैसे दिए। सो आई वॉज गिवन, यहाँ पे ये मैंने मी को उठा के आई कर दिया, मी को उठा के क्या कर दिया, अब मी वॉज गिवन मत लिख देना, मी वॉज गिवन नहीं लिखना, क्या लिखोगे, आई वॉज गिवन द मनी बाय टॉम। थोड़ा समझ रहे हो, है ना। चलो भाई, अब यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन को आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, एक फॉर्मूला टाइप का दिया गया है। मैं पर्सनली, क्योंकि आपको बुक में दिया था तो मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इस चीज़ को याद करो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इसको याद मत करो, ये ऑटोमेटिकली बेटा याद हो जाएगा कैसे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो, ये आपको एनपी यानी नाउन का फ्रेज दिया गया है, नाउन फ्रेज 1 प्लस वर्ब प्लस नाउन फ्रेज 2 प्लस नाउन। अब बोलोगे मैम ये मैथ्स हो रही है, ये तो ठीक है, आप क्वेश्चन से समझ जाओगे चीज़ों को। आ जाओ बेटा, एक्सरसाइज 2.1 है। नाउ चेंज दीज सेंटेंसेज एन एक्टिव इन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। अच्छा, आपको एक्टिव वॉइस में दिए गए हैं, इनको पैसिव में बदलो, तो हम कर लेंगे, हमको आता है भाई। देखो पहला वाला मैं बताऊंगी, फिर नेक्स्ट आप कोशिश करना खुद से पहले सॉल्व करो, वीडियो को पॉज कर लेना, सॉल्व करना, फिर आंसर चेक करना, ठीक है। चलो, नंबर 1, शी टीचेज मी इंग्लिश। शी यानी यहाँ पे शी मैं ही होंगी, है ना, मैं, शी वो मुझे इंग्लिश पढ़ाती है। तो अब बेटा किसको उठाओगे, आई को उठा लोगे यहाँ पे, यानी मी है तो मी को क्या बना दिया, आई एम। अब अगेन पैसिव में जब बदलते हो तो आप क्या इसको ले जाओ पास्ट टेंस में, शी टीचेज मी इंग्लिश, आई एम टॉट। टीच का आई होप आपको पास्ट टेंस पता है क्या होता है, टॉट होता है। ये कभी मत कह देना, ये कभी मत कह देना, मेरे स्टूडेंट हो गलती मत करना, टीच्ड मत कह देना, टीच्ड कोई वर्ड नहीं है, आपको क्या कहना है पास्ट टेंस में, टॉट, ठीक है, TAUGHT। सो आई एम टॉट इंग्लिश बाय हर, देखो फिर से बाय आया है। अच्छा, नेक्स्ट आप सॉल्व करो भाई, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक दी। तो पता है बिल्कुल विधि का विधान, किसको उठाएंगे हम, मी को उठाएंगे, मी का क्या बना दिया, आई। तो कैसा रहेगा सेंटेंस, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। वॉज क्यों बोला बेटा, वर नहीं बोलना, वॉज क्यों बोला, क्योंकि सिंगुलर है ना, आई मैं एक अकेली हूं, सिंगुलर हूं, तो वॉज यूज करेंगे। आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम, वेरी क्लियर। चलिए
अब तो बोलो मैम बाएं हाथ का खेल है, अब तो हम समझ गए क्या करना है। नंबर 3, मोहन आस्क्ड मी सेवरल क्वेश्चंस। मोहन ने मुझसे काफी सवाल पूछे, तो मी को उठा दो, आई कर दो। आई वॉज आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस बाय मोहन, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 4, दे ऑफर्ड मी अ गुड जॉब। उन्होंने मुझे एक अच्छी जॉब, नौकरी ऑफर करी। आई वॉज ऑफर्ड अ गुड जॉब बाय देम, ठीक है, क्योंकि दे है तो देम कर दिया। नेक्स्ट इज आई टॉट हिम संस्कृत। संस्कृत वॉज टॉट टू हिम बाय मी। अच्छा, अब इसमें फर्क क्या है, पहले आंसर बता दिया मैंने यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब समझो। 5th क्या है, आई टॉट हिम संस्कृत, यानी मैंने उसे संस्कृत पढ़ाया। तो अब बोलोगे मैम आपने तो पैटर्न बताया था, हमने रट लिया था, यहाँ तो आई पहले आ गया। तो भाई इस वाले पैटर्न को समझो, क्वेश्चन जिससे भी आते हैं। अब ये पैटर्न देखो, आई टॉट हिम संस्कृत, मैंने उसे संस्कृत पढ़ाया। अब यहाँ देखो बीच में कौन आया है, हिम। इधर मी नहीं है, इधर हिम है। हिम यानी लड़के की बात कर रहे हैं। तो जब मैं शुरुआत करूंगी पैसिव की तो मैं क्या बना दूंगी इसे, ही। संस्कृत वॉज टॉट टू हिम बाय मी, एक ये भी हो सकता है तरीका, या फिर ही वॉज टॉट संस्कृत बाय मी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, ठीक है भाई, देख लो इसको अच्छे से। He was taught Sanskrit by me या Sanskrit was taught to him by me. These both are correct. तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो अगर ये पैटर्न से याद है, या फिर ये याद है, चलेगा, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। Okay, now what you need to do, come to exercise 3. Look at the sentences given below and then do the exercise that follows. तो आपको कुछ sentences बताए हैं, इनको अच्छे से देखना, क्योंकि ये आपकी मदद करेंगे भाई। एक्टिव में दिया है, पैसिव में दिया है। एक्टिव क्या है, आई एम टू डू इट। आई एम टू डू इट यानी मुझे ये चीज करनी है। सो इट इज टू बी डन बाय मी, ये पैसिव में हो गया, वो चीज मेरे द्वारा की जाएगी। इट इज टू बी डन बाय मी। नेक्स्ट, सोनू हैज टू गिव मी मनी। सोनू को मुझे सोनू हैज टू गिव मी मनी यानी सोनू जो है मुझे पैसे देगा। तो यहाँ पे मी लेके हमने उठा के क्या कर दिया, आई। तो आई हैव टू बी गिवन मनी बाय सोनू, ठीक है। He was to help the poor. He was to help the poor. अब यहाँ पे the poor है तो the poor उठा के आप क्या कर दोगे, वर कर दोगे। मैं यहाँ बता रही हूँ क्यों लिखे हैं मैम, क्या चेंजेस आ रहे हैं समझना। The poor were to be helped by him. Ravi had to feed me. I had to be fed by Ravi. तो यानी यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस में आपने देखा कि यहाँ पे has का क्या बन गया, have बन गया, और जो है was क्या बन गया, वर बन गया। एक्टिव से पैसिव में जब हमने चेंज किया। सो व्हाट यू नीड टू डू द सिमिलर थिंग। आपको अगेन इसको जो है इन सेंटेंसेस को किस में बदलना है, लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड देन डू द एक्सरसाइज दैट फॉलो। सो आपको इनको भी जो है बेटा किस में, पैसिव में बदलना है। सो माई टीचर हैज टू टीच मी, मेरी टीचर को मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो आई हैव टू बी टॉट बाय माई टीचर। अब अगेन इस मी को उठा के आप आई कर दो, टीच को टॉट कर दो, सिंपल है। Robin had to buy a car. A car had to be bought by Robin. अब यहाँ पे सिर्फ आपको बेटा ये जो words है ना, इन verb का अच्छे से past tense में conversion करेंगे। Vinayak was to close the door. The door was to be closed by Vinayak. My father is to plant the tree. The tree is to be planted by my father. So not a lot of difference, it's just the same pattern. What you need to master is in these verb का change, जो आप past tense में change करोगे, that needs to be perfectly correct. चलिए और भी हैं भाई, आ जाओ और सॉल्व करो। People have to save the forest. The forest has to be saved by people. We have to help the blind. The blind have to be helped by us. We क्या बन गया, us बन गया। Kamal Kishore is to sing a song. A song is to be sung by Kamal Kishore. क्या चीजें आ रही हैं देखो, शुरुआत में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ इतने समझदार हो चुके हो। देखो आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु से कि मैम आप ये भी चीज़ बता दो, ये भी चीज़ बता दो। मैं देखो शुरुआत में चीज़ें समझाऊंगी, लेकिन क्या होता है कभी कभार आप थाली पूरी परोस के ला दो ना तो उसका इंपॉर्टेंस समझ नहीं आता है। व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन योर ओन। अब मैं इसमें से आपको हर एक चीज़ का मीनिंग मैक्सिमम तो मैंने समझा दिया, हर एक चीज़ का मीनिंग समझाऊंगी ना तो आपको वह हैबिट में होगा कि जब तक मैम समझाएंगी नहीं तब तक हमारे दिमाग में घुसेगा नहीं। ऐसा नहीं है, यू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश। अब इसमें क्या दिक्कत थी देखो, फिर से बता, देखो बोलते बोलते मैं बता तो सभी देती हूँ। देखो भाई, वी हैव टू हेल्प द ब्लाइंड। अब यहाँ वी क्या बन गया बेटा, अस बन गया, और ब्लाइंड को हमने डाल दिया शुरू में। द ब्लाइंड हैव टू बी
हेल्प्ड बाय अस। यहाँ पे बी वर्ड का भी यूज किया जा रहा है, टू बी का, तो आप समझ गए। पीछे वाले वर्ड को उठा के आगे करो, हैज टू बी लगाओ, और जो भी आपका वर्ब है उसको पास्ट टेंस में बदलो, एंड लास्ट में बाय पीपल लगाओ। इतना इजी मेथड मैं बता रही हूँ ना, कोई नहीं बताएगा कि आप जो है सिंपली क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। लोग आपको रूल्स बता देंगे, सब बता देंगे, अरे वो तो बुक में भी दिया है। पैटर्न समझ आना चाहिए ना कि कैसे एक्चुअल में आप जो है इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, सिंग का हमने पास्ट टेंस यहाँ कर दिया है संग। संग, सिंग्ड कुछ नहीं होता है भाई, फिर से बता रही हूँ, ये गलती मत करना, सिंग्ड मत कर देना। सिंग का बेटा पास्ट टेंस क्या लिखेंगे हम, संग लिखेंगे, SUNG। ओके, ये बेसिक्स पे आता है हमारे, जो हम 3 डिग्री पढ़ते हैं। चलिए डन, आगे आ जाओ। और भी एक्सरसाइज है आपकी प्रैक्टिस के लिए, काफी एक्सरसाइजेस दी हैं। स्टडी द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड देन डू द एक्सरसाइज। एक्टिव में है हु डिड इट, यानी मतलब क्या हुआ, किसने किया, या कोई चीज होगी जो किसी ने करी हो तो पूछा है किसने किया। नाउ जब आप पैसिव में बदलोगे तो आप इसको क्या करोगे, बाय whom was it done। who did it का क्या कर दिया, by whom was it done। नेक्स्ट इज when did you take milk, आपने मिल्क कब लिया। when is milk taken by you। do you sing a song is sung by you। help me, मेरी मदद करो, let me help ऐसा लिख सकते हो, या तो let me help और I should be helped। give me your book प्लीज, तो यहाँ पे मेनली हम रिक्वेस्ट की या क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। गिव मी योर बुक प्लीज, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी बदल सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू मी टू गिव मी योर बुक। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बुक। अब अगेन मैंने पढ़ तो लिया, मुझे पता है सबसे ज़्यादा समझ कब आएगा, जब आप सॉल्व करेंगे। सो आपको किस में बदलना है, चेंज इनटू पैसिव। यहाँ हम मेनली क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं और रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, तभी आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस के तौर पे ये दिया गया है। जैसे चेंज इनटू पैसिव, पहला क्या है बेटा, हु हेल्प्स द ब्लाइंड, गरीबों की मदद कौन करता है। बाय whom इज द ब्लाइंड हेल्प, तो यहाँ यूजुअली बोल रही हूँ मैं, हमेशा नहीं, यूजुअली हम शुरुआत किससे करेंगे, बाय से। बाय whom इज द ब्लाइंड हेल्प। नंबर 2, इज ही राइटिंग अ स्टोरी, क्या वो एक कहानी लिख रहा है। इज अ स्टोरी बीइंग रिटन बाय हिम। नंबर 3, why do you want to do it, तुम ये क्यों करना चाहते हो। why does it want to be done by you, why does it want to be done by you। Number 4, did रेखा buy a car, क्या रेखा ने कोई कार खरीदी है। was a car bought by रेखा। अच्छे से ऑब्जर्व करो इसे। नेक्स्ट क्या है, कुछ और भी दिए हैं, क्लोज द डोर। तो बेसिकली यहाँ आप समझ गए ना कि हम क्वेश्चन मार्क्स या किसी को ऑर्डर देना या किसी को रिक्वेस्ट करना कि ये काम कर दो, तो उसको कैसे चेंज करना है पैसिव में। जैसे क्लोज द डोर, यहाँ ऑर्डर दे रहे कि भाई दरवाजा बंद कर दो, तो डोर शुड बी क्लोज, तो यहाँ पे हम दरवाजे को यानी द डोर को पहले ले आए और शुड बी क्लोज्ड। नेक्स्ट इज सॉल्व द प्रॉब्लम प्लीज। अब प्लीज वर्ड आता है, यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे व्हेनेवर प्लीज या रिक्वेस्ट का वर्ड आएगा ना बेटा, तो क्या करना, यू आर रिक्वेस्टेड। कहीं प्लीज लगाने की जगह पैसिव में क्या करना है, कुछ ही तो पैटर्न है यार, बहुत वेराइटी तो नहीं है। क्वेश्चन मार्क वाली वेराइटी समझ गए, ये काम करने वाली भी बता दी कि द डोर शुड बी क्लोज, क्योंकि मैं तुमको बोल रही हूँ यार, ऑर्डर दे रही हूँ कि ये काम कर दो, तो द डोर शुड बी क्लोज। सॉल्व द प्रॉब्लम, अब यहाँ आ जाता है प्लीज, यानी रिक्वेस्ट है, विनती कर रहे हैं हम, तो क्या करो, यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी पास्ट टेंस में रिक्वेस्ट लिख देना आप, क्योंकि प्लीज इज बेसिकली अ रिक्वेस्ट। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर। चलिए लास्ट वाला आ जाओ, पोस्ट द लेटर। अब अगेन यहाँ पे एक काम करने को कह रहे हैं, जैसे यहाँ कहा था क्लोज द डोर, यहाँ कहा है पोस्ट द लेटर, तो लेटर को उठा के शुरुआत में रख दो, क्या कर दोगे, लेट द लेटर शुड बी पोस्टेड या द लेटर शुड बी पोस्टेड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेट द लेटर करना है तो भी कर दो, या फिर सिंपली द लेटर भी लिख दोगे तो भी सही है। ठीक है, द लेटर शुड बी पोस्टेड। चलो नाउ लास्ट पार्ट दैट कम्स इज ट्रांसलेशन, आपकी बुक में ही दिया है। ट्रांसलेशन काफ़ी आसान है, आपको इंग्लिश में पैराग्राफ दिया है, एक पैसेज दिया है, और मज़ेदार बात और अच्छी बात ये है कि पूरा जो पैसेज है आपके लेसन में से ही लिया है, जिसका हम ऑलरेडी ट्रांसलेशन देख चुके हैं, एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। सो ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन इनटू हिंदी। Culture is the efflorescence of civilization. Civilization is the organization of society which creates the condition of culture. पूरा अपन इंग्लिश में पढ़ेंगे, देन इसका आगे हिंदी में ट्रांसलेशन देखते हैं।
there can therefore be no culture without civilization, but there may be civilization which have not yet developed their culture. तो ये संस्कृति और सभ्यता की हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि ऐसा सिविलाइजेशन हो सकता है जिसमें शायद किसी कल्चर को जन्म नहीं मिले, लेकिन जितने भी कल्चर हैं, जितनी संस्कृतियां हैं, कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन से ही आई हैं. Perhaps what is more often the case is that there are civilized people among whom only a small section have achieved culture. We have therefore had and still have races and nations that are civilized, but except for India, we have not had yet any nation or race that could be regarded as cultured in all its sections and classes. For here in India, culture is almost as extensive as civilization. तो हमारे देश के ऊपर ये लेसन था, वही बात करी है कि बाकी जगहों पे क्या है, छोटे छोटे सेक्शंस के लोगों का कल्चर एग्जैक्टली नहीं बना है, वहाँ सब भी लोग हैं, लेकिन उनका इंडिया जैसा, एक्सेप्ट फॉर इंडिया, इंडिया अकेला ऐसा है, थोड़ा बहुत चाइना को भी मानते थे, लेकिन मेनली इंडिया ऐसा है जिसने कल्चर इतनी बेहतरीन तरीके से डेवलप किया है, और सिर्फ एक नहीं, बहुत ही डिफरेंट हमारे कल्चर्स हैं. तो इसी को अपन को हिंदी में करना है ट्रांसलेट. संस्कृति सभ्यता का प्रस्फुटन है. प्रस्फुटन इज बेसिकली एफ्लोरेसेंस, है ना. सभ्यता समाज की वह संस्था है जो संस्कृति की दशा बनाती है, इसलिए सभ्यता के बिना कोई संस्कृति नहीं हो सकती है. लेकिन ऐसी सभ्यताएं हो सकती हैं जिन्होंने अभी तक अपनी संस्कृति विकसित नहीं की है. शायद अधिक बार ऐसा होता है कि सभ्य लोग हैं जिनमें से केवल एक छोटे से वर्ग ने ही संस्कृति हासिल की है. इसलिए हमारे पास सभ्य नस्लें और राष्ट्र थे और अब भी हैं, लेकिन भारत को छोड़ के हमारे पास अभी तक कोई भी राष्ट्र या नस्ल नहीं है जिसे उसके सभी वर्गों और वर्गों में सुसंस्कृत माना जा सके, क्योंकि यहाँ भारत में संस्कृति लगभग सभ्यता जितनी ही व्यापक है. यानी हमारी जो है संस्कृति और सभ्यता दोनों ही इक्वली वाइड हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. काफ़ी आसान सा ट्रांसलेशन है ये, आप ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा ग्रामर सेक्शन और लेसन 7 पूरा ख़त्म होता है. तो कुछ भी मिस हो गया हो, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से आप जाके सभी लेसन्स को रिवाइज कर सकते हैं. ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों चैनल्स है भाई. यहाँ जितने बेटा आपको कोर्सेज दिख रहे हैं सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स सबके साथ शेयर करें. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, गुड बाय.